हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका का जो आर्थिक स्वरूप है वो किस प्रकार का है और किन किन चीज़ों पर आधारित है। देखिए, उत्तरी अमेरिका जो है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी प्रॉस्परस एरिया है, या हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र कॉन्टिनेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों देश आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कृषि, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन, व्यापार का समुचित विकास हुआ है। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर उन्नत प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है, एडवांस टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है, वो सबसे ज़्यादा होने के कारण उत्पादन जो है वो अपेक्षाकृत अधिक है। जनसंख्या का कम होना यहाँ के निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था का आधार है। आज यूएसए की अर्थव्यवस्था विश्व में अग्रणी है, जो न केवल राष्ट्रीय विकास बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करती है। कनाडा की अर्थव्यवस्था भी विकसित श्रेणी में ही आती है। यहाँ के आर्थिक प्रारूप का विश्लेषण यदि हम करें तो वो यहाँ की ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, वहाँ की कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। और हम जान सकते हैं यहाँ इस कॉन्टिनेंट का आर्थिक प्रारूप किनके द्वारा? कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन आदि के द्वारा। सबसे पहले आज के हमारे इस वीडियो में हम यूएसए की कृषि और कृषि प्रदेशों को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं यूएसए की कृषि की तो थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। एक समय था जब अधिकांश उत्तरी अमेरिका में जो टुंड्रा प्रदेश जो रीजन है उसको छोड़कर वन ही वन थे। ये वो समय था जब यहाँ यूरोपियों का आगमन नहीं हुआ था। जैसे जैसे यहाँ प्रवासी आते गए, वनों को काटकर कृषि प्रदेशों का विकास किया गया और आज वन टैगा प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र, ब्रिटिश कोलंबिया, ओरेगॉन, नॉर्थ कैलिफोर्निया, खाड़ी क्षेत्र आदि में ही सीमित हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ विस्तृत व्यापारिक कृषि यानी एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर का विकास हुआ है, जो देश की आवश्यकता के साथ साथ निर्यातोन्मुखी है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना महत्व रखती है। हालांकि अमेरिका की 10% से भी कम जो लेबर फोर्स है वो कृषि में लगी है, फिर भी यहाँ की कृषि का उत्पादन अन्य देशों से अधिक है, क्योंकि यहाँ पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग का विकास हुआ है। यहाँ की अगर मुख्य कृषि फसलों, उपजों की हम बात करें तो उसमें वीट, कॉर्न, जौ यानी गेहूँ, मक्का, जौ, जई, सोयाबीन, कपास, गन्ना, तंबाकू, चारे की फसलें, फल तथा सब्जियाँ मुख्य हैं। हमारे इस वीडियो में हम जो मेन कृषि उपज है यूएसए की उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं गेहूं को। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों ही विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं। यहाँ के विस्तृत भागों में गेहूं उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाएं मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए की। देखिए, यूएसए या कह लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का लगभग 10% वीट प्रोड्यूस होता है। यहाँ बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा गेहूं की व्यापारिक कृषि होती है और प्रति वर्ष औसतन 630 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है। यूएसए में गेहूं उत्पादन के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं और ये जो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं ये हैं बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र, शीतकालीन गेहूं क्षेत्र,
कोलंबिया का पठार वाला गेहूं क्षेत्र और कैलिफोर्निया का गेहूं क्षेत्र। अब देखिए, जब हम बसंतकालीन गेहूं क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रेरीज के उत्तरी भाग में डेकोटा, मोंटाना और मिनेसोटा वाले एरियाज इसके अंतर्गत आते हैं। शीतकालीन गेहूं क्षेत्र में कंसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, टेक्सास, ओहियो, इलिनॉइस और इंडियाना आते हैं। मिसौरी वाला जो शीतकालीन गेहूं क्षेत्र है उसको हमने अलग कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। फिर कोलंबिया का पठार जो रीजन है वेस्ट में, वो भी गेहूं का क्षेत्र है। विंटर जिसे हम वाला जो रीजन है वहाँ पर भी विंटर वीट प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद का 5वां जो गेहूं क्षेत्र है वो है कैलिफोर्निया का गेहूं क्षेत्र। मैप के अंदर हम देखना चाहें तो ये हमें क्लियर हो जाता है जो रीजन्स हैं विशेष रूप से प्रोडक्शन के, वीट प्रोडक्शन के। इनके अलावा हर प्रांत में थोड़ा बहुत गेहूं भी उत्पादित होता है। यहाँ सफ़ेद, लाल, लाल कठोर तथा मुलायम लाल प्रकार का गेहूं उत्पादित किया जाता है। कनाडा की अगर हम बात करें तो देखिए, कनाडा में गेहूं की खेती प्रमुखता से की जाती है। यहाँ गेहूं उत्पादन के 2 मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र और दूसरा है शीतकालीन गेहूं क्षेत्र। देखिए, बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र में सस्केचुआन, मैनिटोबा और अल्बर्टा राज्य सम्मिलित हैं। वहीं अगर हम शीतकालीन मुलायम गेहूं क्षेत्र की बात करें तो इनका विस्तार जो महान झील के तटीय क्षेत्रों, विशेषतः ओंटारियो राज्य में है। कुछ गेहूं कनाडा का क्यूबेक राज्य में भी पैदा होता है और कनाडा जो है गेहूं का एक निर्यातक देश है। तो ये तो था वीट जो प्रोड्यूसिंग रीजन्स थे उनके बारे में। अब हम दूसरे क्रॉप की ओर चलते हैं और दूसरा क्रॉप है हमारा मक्का, मेज़। देखिए, जब हम मक्का की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि मक्का का जन्मस्थल मध्य अमेरिका या मैक्सिको ही रहा है। मतलब एक मेन फूड ओरिजिन जो है मक्के का वो भी सेंट्रल अमेरिका और या फिर मैक्सिको वाला रीजन रहा है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो कोलंबस के पहुंचने से पूर्व यह अमेरिका के आदिवासियों का प्रमुख अनाज था। मक्का उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। मक्का चिकनी, साधारण दोमट तथा कांप मिट्टी में उत्पन्न होता है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता नहीं होती मक्के को। संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करें तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है। यूएसए विश्व की लगभग 2/3 मक्का उत्पादित करता है। इसका उत्पादन मिसिसिपी की ऊपरी घाटी में केंद्रित है। मैक्सिको की खाड़ी से लेकर महान झील तक तथा अटलांटिक सागर के पश्चिमी टेक्सास तक के क्षेत्र में मक्का पैदा की जाती है। यहाँ कॉर्न बेल्ट, ये जो पूरा एक एरिया है कॉर्न बेल्ट, मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो यहाँ की यूएसए की कॉर्न बेल्ट है वो मध्य ओहियो से मध्य टेक्सास और केंटुकी से विस्कॉन्सिन तक विस्तृत है। इसमें ओयोवा, इलिनॉइस, मिनेसोटा, पेंसिल्वानिया और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित हैं। मक्का का उपयोग जो है वो विशेष रूप से पशुओं को खिलाने में अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया, मेन मक्के का जो रीजन है वो यूएसए है। अब हम चलते हैं कपास की ओर। कॉटन। देखिए, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ के अनेक भागों की जलवायु कपास उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। कपास के लिए प्रारंभ में 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और पकते समय 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कपास के लिए उपयुक्त
वर्षा की हम बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा उपयुक्त रहती है। साथ ही 100 दिन पाला रहित यहाँ पर होना आवश्यक है। इसके लिए चीका प्रधान दोमट मिट्टी तथा काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व की लगभग 40% कपास उत्पादित होती हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 235 लाख बैल्स कपास उत्पादित होती है। यूएसए के मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले मिसिसिपी तथा उसकी पूर्वी सहायक जो नदी है उसका क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। दूसरा टेक्सास प्रदेश कपास उत्पादक क्षेत्र है। तीसरा बड़े क्षेत्र के पूर्वार्ध में मिसिसिपी नदी तथा अटलांटिक महासागर के बीच भी कपास के क्षेत्र हैं, जिसमें पीडमोंट का पठार जो है वो मुख्य है। टेनेसी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो मुख्य है। फिर उसके बाद जो यूएसए का जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वो कैरोलिना, जॉर्जिया तथा अलाबामा का सेंट्रल जो पार्ट है, मध्य भाग है, वो है। और मिसिसिपी तथा उत्तर पूर्वी या उत्तरी तटीय मैदानी क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। कैलिफोर्निया की इंपीरियल घाटी, एरिज़ोना में सॉल्ट नदी की घाटी भी कपास उत्पादित करती है। मैप के अंदर हम इस कपास पेटी को देखना चाहें तो ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन जो है कपास पेटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये कपास पेटी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं टोबैको की। देखिए, वीट, मेज़, कॉटन के बाद टोबैको जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फसल है इसकी। टोबैको भी संयुक्त राज्य में सबसे ज़्यादा होता है और यूएसए जो है केवल नॉर्थ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सर्वाधिक टोबैको प्रोड्यूस करता है। यहाँ विश्व की 40% तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तंबाकू का उत्पादन क्षेत्र मैरीलैंड से वर्जीनिया और उत्तरी कैरोलिना तक फैला है। यहाँ के 90% जो तंबाकू है वो केंटकी, उत्तरी कैरोलिना, वर्जीनिया, टेनेसी और ओहियो राज्य में होती है। तो ये थी हमारा जो मेन क्रॉप्स थी उनके बारे में। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के एग्रीकल्चरल रीजन्स की, कृषि प्रदेश की। देखिए, संयुक्त राज्य में अमेरिका जो है उसमें कृषि का विशिष्टीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। अतः यहाँ कृषि प्रदेश स्पष्ट रूप से विकसित है। कनाडा में इतने नहीं हैं, बट यूएसए वाला जो रीजन है वहाँ पर जो कृषि प्रदेश हैं वो काफ़ी क्लियरली डिमार्केटेड हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि प्रदेश तथा उनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हम इस प्रकार से इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बसंतकालीन गेहूं पेटी, स्प्रिंग व्हीट रीजन। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का बसंतकालीन गेहूं का जो क्षेत्र है वो प्रेरीज के उत्तरी भाग में डेकोटा, मोंटाना और मिनेसोटा प्रांतों में फैला है। ये प्रदेश दक्षिण में मक्का की पेटी यानी कॉर्न बेल्ट से शुरू होकर अमेरिका की उत्तरी सीमा तक चला गया है। यहाँ बसंत काल में गेहूं बोया जाता है। मिनेसोटा राज्य के अधिकांश भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। इसके समीप ही कोलंबिया का जो पठार है, जो कोलंबियन प्लेटो जो रीजन है वो अवस्थित है। यहाँ पर बसंत तथा शीत दोनों कालों में गेहूं उगाया जाता है। यहाँ से अधिकांश गेहूं निर्यात होता है। तो अब बसंतकालीन गेहूं पेटी की यदि हम बात करें तो देखिए, मैप के अंदर भी हमें क्लियरली जो है वो हम ये वाला जो क्षेत्र है उसको देख सकते हैं। जैसे ये जो रीजन है ये बसंतकालीन गेहूं पेटी का क्षेत्र है, ये वाला पूरा जो रीजन है। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा जो है मक्का पेटी यानी कॉर्न बेल्ट का जो रीजन है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य ओहियो के मध्य नेब्रास्का तक का क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए अनुकूलतम दशाएं रखता है। ये क्षेत्र
कॉर्न मक्का की पेटी के नाम से जाना जाता है, यानी कॉर्न बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जो समस्त क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसका 10% भाग पर फैला हुआ है। इस पेटी के अंतर्गत आने वाले मक्का उत्पादक राज्य पेंसिल्वानिया, केंटुकी, कनेक्टिकट, मिसूरी, इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, कंसास और नेब्रास्का हैं। इस पेटी में बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समतल भूमि मिलती है। यहाँ फार्मों का औसत आकार 200 एकड़ तक मिलता है हमें। इसके साथ ही फर्टाइल जो सॉइल है यानी उर्वर मिट्टी, 3 माह तक गर्म दिनों और गर्म रातों की ऋतु 50 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक जो रेनफॉल है जो है वो सारी की सारी उपयुक्त दशाएं हैं जो इस क्षेत्र में अवेलेबल हैं। यहाँ की अधिकांश मक्का पशुओं को खिलाने, विशेषतः जो पिग्स हैं, काउज हैं, उनको खिलाने के लिए प्रयोग में आती है। इससे क्या होता है, पशुओं में मांस की जो मात्रा है, फ्लैश की जो मात्रा है वो बढ़ती है। तो मक्का पेटी की यदि हम बात करें तो ये वाला जो रीजन है ये कॉर्न बेल्ट का रीजन है। क्लियर हो गया? हाँ, अब हम तीसरा जो कृषि प्रदेश है वो शीतकालीन गेहूं प्रदेश है। शीतकालीन गेहूं प्रदेश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य भाग है, जो मक्का की पेटी के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। शीतकालीन गेहूं उत्पादन इस जो मक्का के दक्षिण पश्चिम वाला भाग है वहाँ पर होता है। इसके अंतर्गत कंसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, टेक्सास, ओहियो, इलिनॉइस और इंडियाना वाले जो प्रोविंसेस हैं वो सम्मिलित हैं। गेहूं के अलावा इस क्षेत्र में जौ, जई और चारे की जो फसलें हैं वो भी उत्पादित होती हैं। मैप के अंदर अगर हम इसको देखना चाहें तो ये तो हमारा कॉर्न बेल्ट वाला रीजन हो गया। ये वाला जो रीजन है ये शीतकालीन या विंटर व्हीट वाला रीजन है। चौथा जो एग्रीकल्चर रीजन है वो है तंबाकू एवं सामान्य फार्मिंग प्रदेश, टोबैको एंड जनरल फार्मिंग रीजन। देखिए ये प्रदेश एक संक्रमण क्षेत्र है यानी ट्रांजिशनल जोन है, जिसमें इसके दक्षिणी और उत्तरी दोनों प्रदेशों की सामान्य कृषि विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर अधिक उबड़ खाबड़ भूमि के कारण कृषि योग्य भूमि कम है। मक्का और जो विंटर व्हीट जो है, शीतकालीन गेहूं जो हैं वो इस क्षेत्र की अग्रणी फसलें हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में विशेष फसलों की प्रमुखता है, जैसे कि अपलेशन के पश्चिमी ढाल पर केंटुकी प्रांत में ब्लू ग्रास बेसिन तथा निश्वले में तंबाकू के उत्पादन की प्रमुखता है। इसके अलावा कैरोलिना और दक्षिण वर्जीनिया प्रांतों में भी तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं टोबैको और जनरल फार्मिंग रीजन की, तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये रीजन पूरा टोबैको और जनरल फार्मिंग का रीजन आ गया। इसके नॉर्थ में मक्का कॉर्न बेल्ट है, वेस्ट के अंदर हम देखें तो जो विंटर व्हीट बेल्ट है वो है। तो ये जो पूरा रीजन है ये टोबैको और जनरल फार्मिंग रीजन है। अब अगला हम बात करते हैं कपास पेटी की, कॉटन बेल्ट की, जो अगला एग्रीकल्चर रीजन है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण में उत्तरी कैरोलिना से लेकर टेक्सास तक फैला हुआ जो रीजन है वो कपास उत्पादक क्षेत्र है। इस पूरे एरिया में यूएसए की 55% कॉटन प्रोड्यूस होती है। इस कपास की पेटी में मुख्य उत्पादक राज्य टेक्सास, अरकनसास, अलाबामा, मिसिसिपी, टेनेसी, जॉर्जिया और दक्षिणी कैरोलिना हैं। इनके अलावा उत्तरी कैरोलिना, लुइसियाना और ओक्लाहोमा राज्य में भी कपास का उत्पादन होता है। इस कपास की पेटी की उत्तरी सीमा ग्रीष्मकालीन 25 डिग्री तापमान की रेखा बनाती है।
इस प्रदेश में वर्षा की मात्रा की हम बात करें तो रेनफॉल, एवरेज जो रेनफॉल है वो 150 सेंटीमीटर के आसपास है, जो पश्चिम की ओर को घटकर 60 सेंटीमीटर रह जाता है। यहाँ पर शुष्क दशाओं में जल की आवश्यकताओं को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। तो देखिए, जब हम कपास पेटी की बात करते हैं अमेरिका के इस मैप में, तो कपास पेटी में देखिए ये जो पूरा बेल्ट है, ये पूरा जो बेल्ट है ये कपास पेटी का बेल्ट है। ये क्लियर हो गया। अब इसके नॉर्थ में हमें क्या टोबैको बेल्ट मिल गया, नॉर्थ वेस्ट वाला ये रीजन्स विंटर व्हीट बेल्ट मिल गया। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ में ही इसके कॉर्न बेल्ट है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं डेयरी रीजन, डेयरी प्रदेश की ओर। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में महान झीलों के चारों ओर फैला जो प्रदेश है वो डेयरी फार्मिंग का क्षेत्र है। इस प्रदेश के पास औद्योगिक एवं नगरीय केंद्रों के अवस्थित होने के कारण यहाँ के डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग बहुत रहती है। इस प्रदेश का दक्षिणी भाग अपलेशियन उच्च भूमि पर फैला है। यहाँ की अधिकांश भूमि ढालदार तथा मिट्टी अनुपजाऊ तथा ठंडी है। यहाँ की जलवायु जो है, क्लाइमेट जो है वो बहुत ह्यूमिड है, नम है, जिसके कारण यहाँ पर फसलों की मात्रा कम होती है। लेकिन यहाँ काफ़ी मात्रा में अच्छी घास पैदा होती है, जिससे चारागाह विकसित हुए हैं। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, इलिनॉइस, मिनेसोटा, नेब्रास्का, न्यू जर्सी, ओहियो, इंडियाना, पेंसिल्वेनिया तथा न्यूयॉर्क राज्यों में पशुपालन की सघनता हमें देखने को मिलती है। इनमें विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहियो और न्यूयॉर्क राज्यों में जो है, न्यूयॉर्क वाले जो राज्य हैं वहाँ डेयरी उद्योग प्रमुखता से है। मैप के अंदर हम देखना चाहें तो ये जो रीजन है पूरा संपूर्ण झीलों के पश्चिम वाला ये जो रीजन है, ये पूरा का पूरा डेयरी फार्मिंग का रीजन है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं ट्रंक फार्मिंग की ओर। देखिए, ट्रंक फार्मिंग का प्रदेश अपलेशियन के गिरिपद क्षेत्र, पिडमोंट जो रीजन है वहाँ और मध्य अटलांटिक सागरीय तट के बीच अवस्थित है। हालांकि यहाँ गेहूँ, मक्का और घास भी उगाई जाती है, लेकिन सब्जियों का उत्पादन यहाँ पर, वेजिटेबल्स का उत्पादन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रदेश संसार भर के व्यापारिक सब्जियों के उत्पादन क्षेत्रों में विशेष स्थान रखता है। मृदुल सागरीय जलवायु और सब्जियों के उगने के लिए काफ़ी लंबा समय यहाँ पर मिल जाता है और इस प्रदेश में बहुत सी किस्मों की सब्जियाँ उगाई जाती हैं। यहाँ पर एक वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलों तक प्राप्त कर ली जाती है। इस प्रकार के गहन उत्पादन के कृषि फार्मों का आकार देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत छोटा है। इस ट्रक फार्मिंग प्रदेश को परिवहन और नगरीय बाजार की निकटता का लाभ मिला हुआ है। यहाँ पर सब्जियों की पैकिंग भी की जाती है तथा जो प्रशीतन गाड़ियाँ हैं वो भी जो है यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर दूसरे एरियाज़ में वेजिटेबल्स सप्लाई की जाती हैं। तो ये ट्रक फार्मिंग रीजन वाला एरिया अगर हम मैप में देखना चाहें तो देखिए ये वाला जो रीजन है ब्लैक में, ये जो पूरा रीजन है कि ट्रक फार्मिंग एरिया का रीजन है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्रॉप रीजन की, जो 8वां कृषि प्रदेश है, यानी आर्द्र उपोष्ण फसलों का प्रदेश। देखिए, दक्षिण पूर्वी टेक्सास राज्य से लेकर फ्लोरिडा तक फैला सागर तटीय क्षेत्र जो है वो आर्द्र उपोष्ण फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इस क्षेत्र में विशेषतः चावल और गन्ने की खेती की जाती है। दक्षिण पूर्वी टेक्सास, दक्षिण पश्चिमी लुसियाना तथा मिसिसिपी राज्य के दक्षिणी भाग में चावल उगाया जाता है। तो ये वाला जो रीजन है टेक्सास का दक्षिण पूर्वी वाला रीजन आ गया, जहाँ पर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स उगाई जाती हैं। नवा जो एग्रीकल्चर रीजन है वो है पशुचारण और सिंचित फसलों का प्रदेश, यानी रीजन ऑफ ग्रेजिंग एंड इरिगेटेड क्रॉप्स। रॉकी माउंटेन्स के ढालों पर या रॉकी पर्वत के ढालों पर पशुओं को चराया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से गायें
और भेड़ों को चराते हैं। विशेषकर व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, एरिज़ोना, ऊटाह, नेवादा, इडाहो, ऑरेगॉन प्रांतों में विस्तृत प्राकृतिक चारागाह हैं। पशुचारण के अलावा कहीं कहीं चुकंदर, आलू, जौ की मिक्स क्रॉपिंग एग्रीकल्चर भी किया जाता है, मिश्रित कृषि भी की जाती है। 10वां जो कृषि प्रदेश है वो है वनयुक्त एवं शुष्क घास प्रदेश, यानी फॉरेस्ट एंड हे रीजन। उत्तरी प्रशांत महासागर से लगा संयुक्त राज्य का पश्चिमी भाग वन संपदा का क्षेत्र है। यहाँ से इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है। इस प्रदेश में शुष्क घास पाई जाती है जो पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग होती है। क्लियर हो गया। 11वां रीजन है मेडिटेरेनियन बेल्ट, यानी भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। देखिए, ये मेडिटेरेनियन बेल्ट जो है वो यूएसए के पश्चिमी भाग में कैलिफोर्निया में फैला है। यहाँ भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें अंगूर, सेब और संतरे यानी सीट्रस। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में सीट्रस फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है। और यूएसए में जो कैलिफोर्निया वाला जो प्रांत है वहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। और क्योंकि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है इसलिए वहाँ पर ये मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्रॉप्स हमें मिलती हैं। तो इन सिट्रस फ्रूट्स के अलावा यहाँ पर गेहूँ तथा कपास भी कुछ अमाउंट में उगाई जाती है। तो ये जो थे पूरे जो हमारे मेन एग्रीकल्चर क्रॉप्स थे अमेरिका के, और साथ ही जो एग्रीकल्चर रीजन्स थे उनका डिस्क्रिप्शन था। और आप सब लोग नोट्स में एक इकोनॉमिक बेस के नोट्स में जब आप बनाएं तो इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर क्रॉप्स और एग्रीकल्चर रीजन्स का एक आंसर के रूप में लिखने का प्रयास करें।